एवरीवन, वेलकम बैक। ये है क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स के क्वेश्चन आंसर्स। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दे रखी है जिसको आपको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है रॉ मटेरियल। फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। वाइल रेस्पिरेशन में जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। प्रोडक्ट्स इसका क्या मिलता है? फोटोसिंथेसिस में हमें मिलता है ग्लूकोज दैट इज फूड एंड ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन में मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। वर्ड इक्वेशन में अगर लिखना हो तो ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो कि आपको देगा ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। वाइल रेस्पिरेशन में आपको ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन हमें देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस मेक्स फूड फॉर प्लांट्स के लिए खाना बनाती है। उसी तरह से रेस्पिरेशन होता है रिलीजेस एनर्जी फॉर लाइफ एक्टिविटीज। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जो कि टेबल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है आपका इमेजिन अ सिचुएशन वेयर ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ऑन द अर्थ हैव डिसअपीयर्ड। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए कि जो फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो अगर पृथ्वी यानी अर्थ से डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाएंगे, तो उसका बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट होगा। तो जो इसका आंसर है वो है इफ ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स डिसअपीयर, फूड एंड ऑक्सीजन विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड, एनिमल्स एंड ह्यूमंस विल नॉट गेट फूड और ऑक्सीजन। अगर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स गायब हो जाएं या डिसअपीयर हो जाएं तो फूड और ऑक्सीजन हमें नहीं मिल सकता, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और एनिमल्स और ह्यूमंस जो है बिना फूड और ऑक्सीजन के जी नहीं सकते। सो मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल डाई एंड लाइफ ऑन अर्थ विल नॉट सर्वाइव। एनिमल्स और ह्यूमंस को खाना नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, और इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे और पृथ्वी पर जो लाइफ है वो भी नहीं हो पाएगी, कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगला है a potato slice shows the presence of starch with iodine solution. Where does the starch in potatoes come from? Where is the food synthesized in the plant and how does it reach the potato? जब हम आलू को काटते हैं स्लाइसेस में तो उसके अंदर जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो उसके अंदर पता चलता है कि उसके अंदर स्टार्च है। तो ये पोटैटो के अंदर स्टार्च कहाँ से आया, प्लांट के अंदर फूड सिंथेसाइज कहाँ से होता है यानी बनता कैसे है, एंड हाउ डज इट रीच द पोटैटो, और ये पोटैटो तक कैसे फूड सिंथेसाइज होकर आता है, ये आपको बताना है। तो जो इसका आंसर है वो है द स्टार्च इन पोटैटोज कम्स फ्रॉम द फूड मेड बाय द प्लांट। जो पोटैटो के अंदर स्टार्च है वो जो प्लांट खाना बनाती है वहीं से आया। Food is synthesized in the leaves during photosynthesis and is transported to the potato through the stem where it is stored as starch. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के होने पर जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, वो खाना बनाती हैं, फूड बनाती हैं, और वही फूड जो है वो स्टेम्स के थ्रू पोटैटो तक पहुंच गया जहां पर उसने स्टार्च को स्टोर करके रखा, और वही हम आयोडीन सॉल्यूशन से आइडेंटिफाई कर पाए। The next question is question number 4. Does the broad and flat structure of leaves make plants more efficient for photosynthesis? Justify your answer. क्या पत्तियों का जो साइज है अगर वो चौड़ा होगा या फ्लैट होगा तो क्या वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए अच्छा रहेगा? आपके जो भी आंसर होगा उसको जस्टिफिकेशन देना है। तो आंसर है यस, broad and flat leaves have a larger surface area to absorb more sunlight. क्योंकि अगर पत्तियों का जो साइज होगा वो चौड़ा और फ्लैट होगा तो उसके अंदर ज्यादा सरफेस होगा, जगह ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा अच्छे से सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाएगा, और दिस हेल्प्स द प्लांट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंटली, और इस वजह से फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो पाएगी। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है X is broken down using Y to release carbon dioxide, Z and energy. जब X broken down होता है यानी टूटता है और Y के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, Z एंड एनर्जी रिलीज होती है। तो जो इसका वर्ड इक्वेशन है X plus Y that which gives carbon dioxide plus Z plus energy. X, Y and Z are three different components of the process. X, Y, Z जो है वो तीन different components है।
What do X, Y and Z stand for? और आपको बताना है X, Y, Z क्या है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जो आंसर है X होगा ग्लूकोज, Y है ऑक्सीजन एंड Z इज इक्वल टू वाटर। सो X प्लस Y गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस Z प्लस एनर्जी, जो कि X ग्लूकोज है, Y ऑक्सीजन है, जो कि दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि यहाँ पर प्लांट्स का रेस्पिरेशन प्रोसेस चल रहा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कृष्णा सेट अप एन एक्सपेरिमेंट विद टू पॉटेड प्लांट्स ऑफ सेम साइज एंड प्लेस्ड वन ऑफ देम इन सनलाइट एंड द अदर इन अ डार्क रूम एज शोन इन फिगर 10.10। कृष्णा ने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप रेडी किया जहां पर उसने दो पॉटेड प्लांट्स लिए सेम साइज के, एक को रखा सनलाइट के प्रेजेंस में और दूसरे को रखा डार्क रूम में, जैसे आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आइडिया माइट शी बी टेस्टिंग थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट, कि वो इस एक्सपेरिमेंट से क्या टेस्ट करना चाह रही थी। व्हाट आर द विजिबल डिफरेंसेस इन प्लांट्स इन बोथ द कंडीशन, आपको इस फिगर से या इस डायग्राम से आपको क्या विजिबल डिफरेंसेस दिख रहे हैं दोनों कंडीशंस में। और थर्ड आपसे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू यू लीव्स ऑफ विच प्लांट्स कंफर्म द आयोडीन टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, कि इन पत्तियों में, कि आपके हिसाब से इन पत्तियों में, इन दोनों प्लॉटेड प्लांट्स के में कौन है जो कि आयोडीन टेस्ट को कर सकता है, जिससे पता चल जाएगा कि स्टार्च प्रेजेंस है या नहीं। तो जो आंसर है वो फर्स्ट पार्ट का, शी इज टेस्टिंग वेदर सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, वो ये देखना चाहती थी कि सनलाइट जरूरी है क्या फोटोसिंथेसिस के लिए। जो अगला दे रखा था वो पूछा गया था कि दोनों में विजिबल डिफरेंसेस क्या है। तो आपको देखने से पता चल रहा है, द प्लांट केप्ट इन सनलाइट रिमेन्स ग्रीन व्हाइल द प्लांट केप्ट इन द डार्क टर्न्स येलो, कि जो सनलाइट के प्रेजेंस में है, जो पौधा सनलाइट के प्रेजेंस में रखा गया है वो ग्रीन कलर का है, और जिसको डार्क अंधेरे कमरे में रखा गया वो येलो कलर का है। अगला आपसे पूछा था कि आयोडीन टेस्ट कौन सा कर पाएगा। The leaves of the plant kept in sunlight give a positive iodine test for starch, कि जो पौधा सनलाइट के प्रेजेंस में रखा है उनकी पत्तियों में आयोडीन टेस्ट हम पॉजिटिवली आएगा, क्योंकि उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा, ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है इसलिए। तो ये थे इसके आंसर्स। अब जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपका, वानी believes that carbon dioxide is essential for photosynthesis. She puts an experimental setup as shown in figure 10.11 to collect evidence to support or reject her idea. वानी मानती है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है, इसलिए उसने कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप रखा। अब उसके एविडेंस को कलेक्ट कर कर आपको उसके आइडिया को या तो सपोर्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो आइए देखते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है। तो कुछ जो आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देख रहे हैं, सनलाइट विद कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट में दे रखा है, सनलाइट विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, डार्क विद कार्बन डाइऑक्साइड, डार्क विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड। सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में प्लांट रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस में रखा है, और अंधेरे में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में और अंधेरे में कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस में। और इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो पहला है, इन विच प्लांट्स इन द अबव सेटअप्स विल स्टार्च बी फॉर्म, इन प्लांट्स में से स्टार्च किस में आएगा। सेकेंड पूछा है, इन विच प्लांट्स इन द अबव सेटअप्स विल स्टार्च नॉट फॉर्म, किन में स्टार्च नहीं आएगा। फिर तीसरा पूछा गया है, किन प्लांट्स में, इन विच प्लांट्स इन द अबव सेटअप्स विल ऑक्सीजन बी जनरेटेड, कि इनमें से ऑक्सीजन किस में से आएंगे। और इन पौधों में से, इन विच प्लांट्स इन द अबव सेटअप्स विल ऑक्सीजन नॉट बी जनरेटेड, और इनमें से किन में ऑक्सीजन जनरेट यानी ऑक्सीजन नहीं आएंगे, यानी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं इनके आंसर्स क्या होंगे। तो स्टार्च किस में प्रेजेंट होगा, द स्टार्च विल बी फॉर्म्ड इन द प्लांट ए केप्ट इन सनलाइट विद कार्बन डाइऑक्साइड, जो पौधा सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के प्रेजेंस में रखा गया है उसी में ही स्टार्च होगा, क्योंकि तभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी और स्टार्च मिलेगा। अब जो अगला पूछा था कि किन पौधों में स्टार्च नहीं मिलेंगे, तो जो आंसर है वो है, starch will not be formed in plants B, C and D because either carbon dioxide or sunlight is absent, so photosynthesis cannot place. Starch B, C and D plants में नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होने के लिए या तो कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट
अगर एक भी एब्सेंट हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, यानी दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो प्लांट बी, सी, डी में स्टार्च नहीं होंगे। थर्ड क्वेश्चन पूछा था कि ऑक्सीजन किस में जनरेट होगा। तो ऑक्सीजन विल बी जनरेटेड ओनली इन प्लांट ए बिकॉज फोटोसिंथेसिस ऑकर्स ओनली व्हेन बोथ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट। सिर्फ पहले वाला जो पेड़ था जो कि सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट में रखा था, सिर्फ उसी में ही ऑक्सीजन भी मिलेगा, यानी उसी से ही हमें ऑक्सीजन मिलेगा, उसी में ही ऑक्सीजन जनरेट होगा। अगला पूछा था आपसे कि ऑक्सीजन किन में जनरेट नहीं होंगे। तो ऑक्सीजन विल नॉट बी जनरेटेड इन प्लांट्स बी, सी एंड डी बिकॉज फोटोसिंथेसिस डज नॉट ऑकर अंडर दीज कंडीशंस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इन कंडीशंस में नहीं होगा, तो ऑक्सीजन भी रिलीज या जनरेट नहीं होंगे अगर पेड़ पौधा सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस में रहेंगे। दोनों में से अगर एक भी एब्सेंट हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अगला है अनन्या took 4 test tubes and filled 3/4 of each test tube with water. अनन्या ने 4 टेस्ट ट्यूब लिए और चारों को 3/4 तक पानी में भर दिया। She labeled them A, B, C and D. उसने लेबलिंग भी की उसको A, B, C, D. In test tube A, she kept a snail. फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में उसने स्नेल रखा, वाटर प्लस स्नेल। इन टेस्ट ट्यूब बी शी केप्ट अ वाटर प्लांट। सेकेंड वाले में पानी तो था ही, उसमें वाटर प्लांट और ऐड कर दिया। थर्ड में इन टेस्ट ट्यूब सी शी केप्ट बोथ स्नेल एंड प्लांट। थर्ड वाले टेस्ट ट्यूब में पानी तो था ही, उसमें वाटर प्लांट और स्नेल दोनों रख दिए। और फोर्थ में इन टेस्ट ट्यूब डी शी केप्ट ओनली वाटर। फोर्थ में उसने सिर्फ पानी रखा। ठीक है, जिस तरह से आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, पहले वाले टेस्ट ट्यूब में पानी के साथ स्नेल है, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में वाटर प्लस वाटर प्लांट, थर्ड टेस्ट ट्यूब में वाटर प्लस स्नेल प्लस वाटर प्लांट एंड फोर्थ टेस्ट ट्यूब में ओनली वाटर। अब आपको बताना है अनन्या एडेड अ कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेटर टू ऑल द टेस्ट ट्यूब्स। अनन्या ने उन चारों में कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेटर भी डाल दिया। She recorded the initial color of water and observed if there are any color changes in the test tubes after 2 to 3 hours. उसने इनिशियल कलर को रिकॉर्ड भी किया उस पानी के अंदर और ऑब्जर्व भी किया कि क्या कलर चेंजेस आए उस टेस्ट ट्यूब में 2 से 3 घंटे के बीच में। What do you think she wants to find out? आपको क्या लगता है वो क्या पता करना चाह रही थी? How will she know if she is correct? और वो कैसे पता चलेगा कि वो सही है? तो इसका आंसर है अनन्या वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स चेंज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। वो ये देखना चाहती है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो पानी के अंदर रहकर कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे चेंज करते हैं, यानी कि कैसे लेते हैं या पानी के अंदर उसमें चेंजेस कैसे आते हैं। तो इन टेस्ट ट्यूब ए जहां स्नेल था, स्नेल ब्रीथ्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, सो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस। स्नेल जो है वो अगर सांस लेगा तो सांस छोड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, ब्रीथ्स आउट करेगा, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी टेस्ट ट्यूब ए में। टेस्ट ट्यूब बी में वाटर प्लांट है, तो प्लांट जो है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा, यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड, सो कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीजेस, तो उस टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो जाएगा यानी कम हो जाएगा। इन टेस्ट ट्यूब सी, टेस्ट ट्यूब जो सी के अंदर दोनों ही थे, स्नेल भी था प्लांट भी था, तो प्लांट यूजेस द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द स्नेल, सो देयर इज वेरी लिटिल चेंज, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेगा और स्नेल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करेगा, तो उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो उसमें चेंजेस कम आएंगे। फिर जो फोर्थ टेस्ट ट्यूब में सिर्फ पानी था, इसलिए देयर इज नो चेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सो शी विल नो शी इज करेक्ट इफ द इंडिकेटर कलर चेंजेस इन ईच टेस्ट ट्यूब, तो वो जान जाएगी कि वो सही है जब उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जब इंडिकेटर के अंदर कलर चेंजेस होंगे। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व इफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज क्विकर इन वार्म और कोल्ड कंडीशंस। आपको एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है जहां पर आपको ये बताना है कि जब प्लांट्स जो है वो वार्म कंडीशन में और कोल्ड कंडीशंस में उनका वाटर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, यानी पानी जो है
वो रूट से स्टेम्स तक कितनी जल्दी पहुंचेगा वार्म कंडीशन में और कोल्ड कंडीशन में। तो आपको क्या करना है, टेक टू सेम लीफी स्टेम्स एंड पुट देम इन टू बीकर्स विद कलर्ड वाटर। आपको 2 लीफी स्टेम्स लेने हैं और उनको बीकर में लेना है जिसके अंदर कलर्ड वाटर हो। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, कीप वन बीकर इन वार्म प्लेस एंड द अदर इन कोल्ड प्लेस। एक बीकर को वार्म प्लेस यानी गर्म वाली जगह रखना है और दूसरे को ठंडी जगह यानी कोल्ड प्लेस पे रखना है। आफ्टर सम टाइम ऑब्जर्व द स्टेम्स। थोड़ी देर बाद उन स्टेम्स को ऑब्जर्व कीजिए। द कलर्ड वाटर राइजेस फास्टर इन द स्टेम केप्ट इन द वार्म प्लेस। जो बीकर वार्म प्लेस पे था उसकी जो स्टेम है, उस स्टेम के अंदर से जो पानी होगा वो बहुत जल्दी ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ नजर आएगा, जैसे आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं। और दिस shows that water transport in plants is faster in warm conditions than in cold condition। यानी कि गर्म वाली जगह पे जो प्लांट रखा था, गर्म कंडीशन वाली जगह पर, वहां पर आपको पानी जो है वो बहुत जल्दी ऊपर चढ़ते हुए नजर आएगा कंपैरेटिवली इन कोल्ड कंडीशंस, यानी कि समर सीजन एंड विंटर सीजन के हिसाब से। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, photosynthesis and respiration are essential to maintain balance in nature, discuss। नेचर के अंदर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बहुत जरूरी है, वही नेचर को बैलेंस करके रखती है। ये आपको बताना है, डिस्कस करना है। तो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन नेचर। नेचर के जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। इन फोटोसिंथेसिस प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट एंड रिलीज ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो है वो खाना बनाने के लिए सनलाइट का यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का, और रिलीज करती है ऑक्सीजन। इन रेस्पिरेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन में प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और उससे एनर्जी लेने के बाद, खाना से एनर्जी लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। These two processes depend on each other. Together they maintain the balance of oxygen and carbon dioxide in nature। ये दोनों प्रोसेस बहुत जरूरी हैं। एक साथ मिलकर ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है नेचर में उसको मेंटेन रखती है। तो ये था इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।